साथियों, सबसे पहले आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स में जुड़े हुए हैं, वो भी अमीन लैंड सर्वेयर के कोर्स में, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। 1 साल में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और उस बहुत कुछ में क्या क्या शामिल है वो सारी बातें इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है, एक्चुअली इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें आपको इस कोर्स का पूरा परिचय दिया जाएगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से विषय शामिल हैं, एग्जाम में कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारी बातें बताऊंगा। साथ में आप जो बनने जा रहे हैं अमीन या लैंड सर्वेयर कहिए, उसमें क्या फ़ायदा है, बहुत सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आप जानेंगे और आपको अंत तक बने रहना चाहिए। मैं सबसे पहले आप सबों को सूचित करना चाहूँगा कि जो लोग 15 सेकंड में 10 सेकंड में शॉर्ट वीडियो देखकर, छोटा वीडियो देख कर के जो एडिक्ट हो गए हैं, उनके लिए ये कोर्स नहीं है। सिंपल सी बात है। या इस तरह के जितने भी कोर्स चलते हैं, या जो भी आप कहीं कंपटीशन का क्लास करें या कोई भी क्लास करें, अगर आप शॉर्ट जैसा आप चीज़ें चाहते हैं, नया नया चीज़ें, तो आपको नहीं मिलने वाला है। आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप समय दीजिएगा तो वो समय फिर आपको देना शुरू करेगा। ठीक है? तो वीडियो अगर लॉन्ग रहता है तो वही आपको सिखाएगा। शॉर्ट वीडियो से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है? इस चीज़ को मैं पहले इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग जो है ना एकदम शॉर्ट में चाहते हैं कि हमें तुरंत मिल जाए, क्योंकि आदत बन चुकी है भाई, टिकटॉक वीडियो देख करके, शॉर्ट वीडियो देख करके, रील्स देख करके। तो वो सब पूरा जो है ना दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप भी जो है आदत बना लिए हैं वैसा, तो फिर यहाँ पर चलने वाला नहीं है। आपको अगर कोर्स हमारे यहाँ अच्छा से करना है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर पहला वीडियो में ही आप डांट दिए। आजकल का बहुत बड़ी ये समस्या, एकदम जल्दबाजी में लोगों को चाहिए, हर चीज़ें जल्दबाजी में। लेट होगा तो परेशान हो जाते हैं। क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए खैर, जो कुछ भी हो दोस्तों, सबसे पहले आप जिस कोर्स में जुड़े हुए हैं वो है 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन लैंड सर्वेयर, अमीन का कोर्स है। और सेशन अगर देखा जाए तो 2024-25 है। 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रही है। आपका क्लास जो है सिलेबस चूँकि बहुत लंबा नहीं है, इसीलिए सितंबर अक्टूबर तक मुझे जहाँ तक लगता है कि ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले ही हो जाएगा, लेकिन बाद नहीं जाएगा। ठीक है? एकदम आराम से चलेंगे, कछुआ के चाल जैसा। ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप जिस कोर्स में ज्वाइन हैं, अमीन के कोर्स में, आखिरकार वो अमीन है क्या? अमीन इस अमीन को कई क्षेत्रों में जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको भी आपको जानना चाहिए। अमीन को जो है सर्वेयर भी कहा जाता है। कहीं पर जो है आपको अनुरेखक भी मिलेगा। अनुरेखक, कहीं पर आपको लेखपाल मिलेगा, कहीं पर आपको भूमापक मिलेगा। भूमापक, भू से भूमि और मापक मतलब नापी करने वाला, माप करने वाला। ठीक है? तो अमीन को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अमानत भी कई बार कहते हैं लोग कि भाई हम अमानत का कोर्स करने जा रहे हैं, अमीन का कोर्स करने जा रहे हैं। ठीक है? तो अमीन का ये सब नाम है। इंग्लिश में जो है इसे लैंड सर्वेयर भी कहा जाता है। लैंड सर्वेयर। ओके, तो ये सारे नाम हैं। आखिरकार ये है क्या दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अगर इस कोर्स में जुड़े हैं तो इससे आप अपरिचित तो नहीं ही होंगे। आपको पता होगा कि अमीन क्या है। आप लोग सिंपली जानते हैं कि भाई अमीन जो हमारे गांव घर में या जहां पर भी विवाद होता है जमीन संबंधी, वहां पर आते हैं और नाप करके चले जाते हैं, वही है अमीन। बात तो सही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा में चीज़ें आपको जानना पड़ेगा कि आखिरकार एक अमीन हम किसे कहेंगे। अब पूरा यहाँ पर डेफिनेशन तो आपको नहीं लिखाने वाले हैं, क्योंकि जितने भी इस 1 ईयर के कोर्स में ज्वाइन हैं सभी को जो है फ्री में बुक भी प्रोवाइड किया गया है। तो वैसे कंडीशन में हमें नहीं लगता है कि आपको
मतलब कि लिखें हम आप सब कुछ और फिर उसको आप उतारें, उसके बाद आप काम करें। लेकिन हाँ, जो भी क्लास होगा उसका तो आपको नोट प्रिपेयर करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं तो उसका अगर नोट बना लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हम नोट लिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी बात बुक जो है आपके सामने रहेगा ही, उसी के आधार पर हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आसानी से होता चलेगा, रिवीजन करते चलिएगा और नोट भी बनाना है, ठीक है। क्योंकि आप जो है ना केवल वीडियो देखेंगे और समझेंगे कि हम सब कुछ समझ गए, ऐसा नहीं होता है। आपको वीडियो देखना के साथ साथ, अभी आ रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं, वीडियो देखना के साथ साथ जो है आपको लिखना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना भी पड़ेगा। वीडियो तो देख ही रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो कान भी आपका एक्टिव है, यानी सुन रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको लिखना भी पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप सही ढंग से सीखेंगे नहीं। क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, तो चूंकि भाई हर चीज़ें, हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, पूरा तंत्रिका का जाल बिछा हुआ है पूरा बॉडी में। तो आप जब पेन से लिखते हैं तो ये हाथ को लिखाने का कार्य मस्तिष्क करता है। और मस्तिष्क कैसे लिखाएगा भाई? वहाँ पर मंथन होती है बहुत जल्दी, एकदम बहुत तेजी गति से, और उसी के आधार पर आपका हाथ चलता है। जैसे का लिखना है तो भाई पहले ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऊपर में ये करेंगे तो का लिखा जाएगा, है कि नहीं? तो ये सारी सब मस्तिष्क से हो रहा है। तो अगर आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में वो चीज़ है तो फिर हाथ भी चलेगा, और नहीं है तो नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। कई लोगों को मैंने देखा कि बहुत बड़ करेंगे, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो लिख नहीं पाते हैं दो शब्द, क्योंकि भाई वो मस्तिष्क में वो चीज़ें जो है क्रमबद्ध तरीका से सेट नहीं है। कहीं पर घटना हो गया, एफआईआर दर्ज कराना है, ठीक है, घटना हो गया, लोगों को सब पता है कि भाई इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ। लेकिन जब लिखने की बारी आएगी कि भाई आप एफआईआर कीजिए, आवेदन दीजिए थाना में, तो फिर वहाँ पर लिखने में दिक्कतें होने लगती है। तो वो सब दिक्कत को अगर आपको दूर करना है तो अभी से ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखने का। लिखिए रगड़ के, क्योंकि जब तक लिखिएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं। पूरा तंत्रिकाएं एकदम बिछी हुई रहती है। अगर आप लिखते हैं ना तो वो चीज़ें जो है एकदम रिवाइज होते चलता है और वो सेट होता है। साथ में भाई आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, कि केवल आप वीडियो देख करके, सुन करके, ठीक है, आप जो है लिख भी दिए और चुपचाप बैठ गए, ऐसा भी नहीं होगा। इसका रिवीजन भी करना होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी बात तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब आते हैं अमीन के ऊपर। तो आपको एक नोट रखना है ताकि जो है आप नोट बनावें, क्योंकि जो भी क्लास हम लेंगे उसको अगर लिखेंगे तो उसको एक बार झांकेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी बात, हर वीडियो का आपको नोट भी, PDF नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए खैर, तो दोस्तों एक अमीन है क्या? अमीन हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो ईमानदारी पूर्वक किसी भूखंड का किसी खास पैमाना पर नापी कर एक अर्थपूर्ण नक्शा तैयार कर दे, ठीक है। बुक में वो चीज लिखा मिलेगा। लेकिन हमेशा जो है ना अमीन नक्शा ही तैयार नहीं करता है, कभी कभी नक्शा के आधार पर नापी भी करता है, तो उसको भी अमीन कहेंगे। ऐसा नहीं कि केवल नक्शा तैयार करने वालों को ही हम अमीन कहेंगे, लेखपाल कहेंगे, भूमापक कहेंगे, अनुरेखक कहेंगे, ऐसा बात नहीं है। नापी भी नक्शा के आधार पर कर रहा है, वो ट्रेसिंग कर रहा है, जमीन संबंधी विवादों को सुलझा रहा है, वैसे कंडीशन में उसको हम अमीन कह सकते हैं। ये सोचने वाली चीज है। अमीन जो है ना एक्चुअली ये अरबी शब्द है। अभी समझाएंगे, जब चैप्टर में एंटर करेंगे तो बारीकी समझाएंगे। अमीन एक अरबी शब्द है, हिंदी में इसका मतलब होता है ईमानदार व्यक्ति। यानी अमीन जैसे ही आप कहेंगे तो समझना है कि वो क्या है, ईमानदार व्यक्ति की बात हो रहा है। ईमानदार व्यक्ति का बात हो रहा है, ऑनेस्ट पर्सन का बात हो रहा है। तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि अमीन एक ऐसा पद है कि आप इसमें अगर गलती करेंगे तो निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। इसमें ईमानदार रहना भी एक मजबूरी है, क्योंकि मान के चलिए कि भाई नक्शा है और इस नक्शा में एक बहुत बड़ा नक्शा है और उसमें एक प्लॉट है। इसका लंबाई मान के चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 240 फीट हो रहा था। आप क्या किए कि यहाँ पर
30 फीट ही उस रैयत को दिए, तो क्या वो जो नक्शा में जो प्लॉट है क्या वो भी परिवर्तित हो जाएगा? नहीं ना, नहीं होगा परिवर्तित। आपके नापने से, आपके गलत करने से कागजात पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि बड़ा लेवल पर चले जाइए तो वो भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन मतलब जो जनरली हम बात कर रहे हैं, जनरली, ठीक है। तो 240 फीट है, 240 फीट ही रहेगा। आप 230 फीट देते हैं, अगला अमीन आएगा, वो देखेगा भाई ये तो 240 फीट है, यहाँ पर 230 फीट मिला है, तो सच्चाई कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती। तो कुल मिलाकर के अमीन को जो है ईमानदार रहना भी मजबूरी है और रहना चाहिए। आप गलत करेंगे तो आपके मान सम्मान सब में ठेस पहुंचेगा। चलिए, तो ये बात है दोस्तों। अमीन का मतलब क्या है? ईमानदार व्यक्ति जो सही ढंग से नापी जोखी कर दे, अर्थपूर्ण नक्शा तैयार कर दे किसी खास पैमाना पर। अब एक अमीन को क्या केवल नापी जोखी ही करना आना चाहिए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अमीन का बहुत सारे गुण होना चाहिए जिससे सही ढंग से नापी हो सके और मामला सुलझ सके। तो अमीन के पास क्या क्या गुण होना चाहिए उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। ये है अमीन, यानी कि लेखपाल या अनुरेखक या लैंड सर्वेयर, जो भी कहिए। इसके पास क्या क्या गुण होना चाहिए उसको देख लीजिए। पहली बात तो भाई जमीन नापी करना आना चाहिए। जमीन नापी करना आना चाहिए, ये हो गया। दूसरी बात कि जमीन का पेपर भी देखना आना चाहिए। केवल नापी जोखी कर दिए तो वैसे काम नहीं चलने वाला है। कई बार पेपर भी देखना पड़ता है। केवाला हो सकता है, पर्चा हो सकता है, खतियान हो सकता है, या अन्य तरह के कागजात हो सकते हैं। गिफ्ट डीड हो सकता है, एक्सचेंज डीड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाद में बताएंगे हर चीज़ें, अभी आपको हड़बड़ाना नहीं है। अभी केवल ये इंट्रोडक्शन है, बहुत बातें हम लोग बाद में सीखेंगे। साल भर हम लोग क्या करेंगे भाई? सीखने और सिखाने का कार्य करेंगे। तो आपको हड़बड़ाना नहीं कि भाई ये गिफ्ट डीड क्या होता है, एक्सचेंज डीड क्या होता है, भाई लीज डीड क्या होता है, हड़बड़ाना नहीं, सब बताएंगे। तो जमीन का नापी करना आना चाहिए। दूसरा बात कि पेपर, जमीन का जो पेपर है, पेपर का मतलब सिंपली पेपर नहीं, मतलब अमीन के कोर्स में जुड़े हुए तो जमीन का पेपर आपको समझना है। तो पेपर देखना आना चाहिए। ओके, क्या पेपर देखना और जमीन नापी करना आ गया तो अमीन बन गया? हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है और भी गुण होना चाहिए। भाई अमीन का तो मतलब ईमानदार तो है ही, ईमानदार से तो नापी करना ही है, वो तो बात है ही। तीसरी बात कि कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। कई बार जो है अमीन जमीन का नापी करने के लिए जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारी विवादें हो सकती है। वैसे कंडीशन में अगर आपका कानूनी जानकारी नहीं रहेगा तो आप लोगों को समझा बुझा नहीं सकते हैं, ठीक है। थोड़ा दिक्कतें होंगी, अपने आप को कमी महसूस होगा कि भाई अगर इस तरह का मामला है तो क्या हो सकता है। एक जनरल चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भाई उसके पास खतियान है, ये आदमी इतना दिन से कब्जा किए हुए है, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट का क्या जजमेंट वगैरह अभी तक का आया है, क्या रूल रेगुलेशन है, ये सब पता रहेगा। तो उसके आधार पर आप लोगों को बता सकते हैं, कान भर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहकाना नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं, कानून से अवगत करा सकते हैं। क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़े या जितने भी तरह के ज़मीन संबंधी विवाद होते हैं ना, मुख्य कारण तो ये है कि ज़मीन संबंधी जो है ना नॉलेज का कमी होना लोगों के पास, इसी की वजह से चीज़ें होती है। और बाकी बात स्वार्थ तो अपना जगह पर तो वो तो कायम है ही। स्वार्थ भी जो है बहुत कुछ करवा बैठ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, यानी कि ज़मीन का नापी करना आना चाहिए। और नापी करना का मतलब नापी में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। आपको औजार चलाना आना चाहिए, बहुत सारे औजार होते हैं, ठीक है। कैसे शुद्ध नापी होता है, कैसे एक्यूरेट नापी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब बाद में हम लोग देखेंगे। पेपर देखना आना चाहिए, कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। साथ में जो है अमीन को अपना गरिमा बनाए रखना चाहिए, अपना गरिमा बनाए रखना चाहिए। अमीन को अपना गरिमा
बनाए रखना चाहिए। ये सब अमीन के गुण हैं। साथ में जो है क्रोधित नहीं होना चाहिए, जल्दी उत्तेजित नहीं होना चाहिए, ठीक है, उत्तेजित नहीं होना चाहिए। ओ दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा। तो उत्तेजित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और भी बहुत सारे गुण हैं जो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई ईमानदार तो रहना ही पड़ेगा। कभी कभी अमीन को गूंगा भी बनना पड़ता है, क्योंकि आप ज़्यादा बोलेंगे तो उससे भी जो है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा और भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप जो है नए एक्सपीरियंस के आधार पर सीखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब कंपलसरी चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए। और अमीन का भरपूर नॉलेज होना चाहिए। ये तो भाई अगर ये सब जानकारी अगर अच्छा खासा है तो समझिए आप निपुण अमीन हैं। जानकारी पूरा अच्छा होना चाहिए, तभी आप फील्ड में अच्छा ढंग से नापी कर पाएंगे और नाम सम्मान कमा पाएंगे। ओके, गरिमा बनाए रखने का मतलब है अपना इज्जत, अपना प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। पैसा लेकर के, घूस लेकर के किसी को चढ़ा बढ़ा नहीं देना है, ताकि कल होकर के जो है आपके गरिमा पर, आपके प्रतिष्ठा पर, आपके इज्जत पर दाग लगे, ठीक है, आपके बिजनेस पर प्रभाव पड़े। ऐसा आपको काम नहीं करना है। तो ये सब जो है ना अमीन का एक तरह से गुण है, जो नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप अमीन के विषय में समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस अमीन को जो है ना, अमीन में क्या होता है नहीं होता है, ये सारी बातें तो आप जान ही रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया। अब अमीन कहने से हमारे मन में जो है दो तरह का विचार आता है कि भाई प्राइवेट अमीन या सरकारी अमीन होता है ना। तो यहाँ पर दो तरह से हम कैटेगराइज इस चीज़ को हम कर सकते हैं अमीन को जो है। एक होता है सरकारी अमीन, एक होता है प्राइवेट अमीन। तो दो तरह के अमीन होते हैं मुख्य रूप से। एक हो गया आपका सरकारी अमीन, दूसरा हो गया प्राइवेट अमीन। अब सरकारी अमीन कैसे बना जाएगा? जैसे कि आप हमारे यहाँ कोर्स कर रहे हैं, आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा एग्ज़ाम के बाद, जो अगर सेशन आप 2024-25 में ज्वाइन हैं तो 25 में आपका एग्ज़ाम होगा, वही फरवरी के आसपास में। प्रैक्टिकल भी होगा, सब तो आपको पता ही है। तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सरकार वैकेंसी अगर निकालती है, उसमें अगर ये डिफाइन करती है कि हमको 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स वाला कैंडिडेट चाहिए, तो आप फॉर्म भरेंगे, पास आउट होंगे, चले जाएंगे, एंट्री हो जाएगा। जो लोग तेज तरार होंगे, जो मेहनती होंगे, उनका तो एंट्री हो ही जाएगा, ठीक है। उस तरह से आप सरकारी अमीन बन सकते हैं। एक होता है अंचल अमीन, जो सरकारी अमीन के रूप में जाने जाते हैं, जो अंचल में होता है। इस सर्टिफिकेट जो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, डायरेक्ट आप लेकर के जो है अंचल जा सकते हैं, सीईओ से मिल सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं कि हम भाई ये कोर्स किए हुए हैं, अच्छा जानकारी है मेरे पास, हम ज़मीन का नापी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पर अंचल अमीन के रूप में जो है आपको नियुक्त कर दिया जाए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, मानदेय के आधार पर, जिसे आप जान रहे होंगे, ठीक है। तो उस आधार पर भी जो है आप काम कर सकते हैं, जो सरकारी अमीन के अंतर्गत आता है। क्लियर? यानी सरकार का जो भी होगा काम कराना, या सरकार के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को काम कराना है तो फिर आप वहाँ पर नापी करने के लिए जाइएगा। तो ये हो गया सरकारी अमीन। क्लियर है यहाँ तक बातें? अगर आप सरकारी अमीन नहीं बन पाते हैं तो स्वाभाविक है कि प्राइवेट में आप काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में अपने से काम करेंगे, अपना बिजनेस चलाएंगे। सिंपल सी बात है। जो जैसे कि मानिए कहीं विवाद होता है, तुरंत आप अमीन के पास चले जाते हैं, अमीन आता है आपके घर, तो वो प्राइवेट अमीन है। जब बुलाइए बेचारा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई अमीन इतना बिजी होते हैं कि उनका भाई शेड्यूल रहता है कि हम परसों आ पाएंगे, अभी टाइम एकदम नहीं है। बहुत सारे अमीन हैं, बस उनके नॉलेज, उनके विवेक और मार्केट के आधार पर वो चीज़ हुआ है। ऐसा नहीं कि अंदाजी किसी को भी जो है टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा होता है क्या? कहीं ना कहीं उसके पास गुण होगा, तभी लोग इतना परेशान हैं। डॉक्टर पास देखते होंगे कि कहीं कहीं कोई डॉक्टर के पास बहुत भीड़ रहता है, क्यों रहता है? कुछ कारण है तभी ना रहता है। तो ये चीज़ है दोस्तों। एक होता है प्राइवेट अमीन, ठीक है, जो कई लोग यहाँ पर 95% या 98% लोग जो है प्राइवेट अमीन के रूप में ही काम करेंगे। 1-2% संयोग से हो सकता है कि सरकारी अमीन बनेंगे, अंचल अमीन बनेंगे, बाकी बात सब लगभग प्राइवेट में ही काम करेंगे, क्योंकि नौकरी सबको थोड़ी ना लगेगा। सिंपल सी बात है, ये एकदम कड़वा सच है।
अगर कोई दिल्ली में जा कर के मुखर्जी नगर में यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का, ठीक है, आईएएस बनना है, तो भाई बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, या सबका हो जाएगा? नहीं, बहुत लोग बेरोजगार रह जाएंगे, उम्र निकल जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि लिमिटेड सीट रहता है, उसी सीट में सब फाइट कर रहा है लोग, ठीक है, तो कहाँ से होगा? तो ये चीज़ आपको समझना है। यानी आपको जो है ना ऑप्शन लेके चलना है, केवल आपको सरकारी नौकरी ही करना है ऐसा भी नहीं, एक ऑप्शन लेकर के आपको चलना है। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, इस पर भी आपको एक बार मंथन करना चाहिए। हालांकि कहा यह जाता है कि दो नाव पर पैर नहीं रखना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन अपना जीवन को अगर सुरक्षित रखना है तो भाई एक ऑप्शन तो लेकर के आदमी चलता ही है। अपना जीवन सुरक्षा के लिए तो भाई एक LIC तो जरूर करवाता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाता है। क्यों करवाता है? अगर आदमी केवल ये सोचे कि अरे ज़िंदगी है जब तक तभी तक ना, मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर सोचिएगा थोड़ा अच्छा ढंग से तो पता चलेगा कि हमको ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। समझ में आ रही है ना? गलतफहमी नहीं रहना है। अगर हमारे यहाँ मान के चलिए कि 500 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं इस कोर्स में, 500 समझेंगे, अगर 500 पूरी समझेंगे नौकरी करेंगे तो करेंगे, करेंगे तो करेंगे, करेंगे तो करेंगे। हमारे जैसे से बहुत संस्थान है, उन लोग भी यही सोचेंगे करेंगे तो करेंगे। अरे सीटवा तो एक उतना ही है ना, सभी बोल रहे हैं करेंगे, पूरा ठान लिया है कि केवल यही करेंगे, हम दो नाव पर पैर नहीं रखेंगे। कितनों आप ये काम कीजिए, लेकिन जितना सीट रहेगा उसी में आप जाइएगा, उसके अलावा तो आपको सरकार आश्रय नहीं उठाएगी, आप कितनों ब्रिलियंट हैं, सिंपल सी बात है। तो इस चीज़ को समझिए, ऑप्शन में आपको लेकर के चलना है, और चांसेस ज़्यादा है कि आप प्राइवेट अमीन ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा मेरा ये नहीं है, सोच नहीं है आप तो सरकारी अमीन बन जाए, ये मेरा आशीर्वाद रहेगा, ये मेरा प्यार रहेगा आप सबों पर, लेकिन संयोग की बात है, बस इसको आपको समझना है। चलिए, तो दोस्तों अमीन के विषय में आपने सही ढंग से समझा, जाना। और देखिए प्राइवेट अमीन अगर आप बनते हैं ना तो अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं, इसमें बहुत पोटेंशियल है। प्राइवेट अमीन में बहुत पोटेंशियल है भाई, एक दिन में 2000-3000 बनता है, कहीं कहीं पर अगर अच्छा अगर आप काम कर रहे हैं तो अपना चार्ज आप 5000-6000 अपने अनुसार रख सकते हैं, आपका जिस तरह का है। जैसे डॉक्टर का होता है ना, जैसा डॉक्टर वैसा अपना फीस रखता है, कहीं पर 1000 रुपये, कहीं पर 1500, कहीं पर 2000 भी है, तो उस तरह से चीज़ें होती है, तो आप अपने अनुसार उसको मैनेज कर सकते हैं। साथ में आप जहाँ पर नापी करने जाएंगे वहाँ पर दिन भर आपको नहीं लगाना है, बस 2-3 घंटा लगाएं, आपको 2-3 हज़ार मिल गया, या 5000 अगर आप अपना फीस रखेंगे तो 5000 मिल गया। 2-2 जगह 3-3 जगह भी जो है एक अमीन संभालने का कार्य करता है, ठीक है। अगर आप अच्छा से इस कोर्स में अध्ययन करते हैं, नॉलेज आपको अच्छा खासा हो जाता है, अगर आप रिस्क लेते हैं तो वैसे कंडीशन में हमें नहीं लगता है कि आप 50,000 से कम कमाइएगा। 50,000 से ज़्यादा कमाइएगा तो मतलब निश्चित है। बाकी बात कमाने वाला तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी कमा रहा है, लेकिन मैं एक मतलब एवरेज वाला बात कर रहा हूँ कि 50,000 मोटा मोटी मान के चलिए कि आप कमाएंगे ही कमाएंगे, बस केवल आपको जो है अच्छा ढंग से मेहनत करते रहना है। बाकी बात हम बार बार बता रहे हैं कि कमाने वाला जो है, हमारे यहाँ के छात्र ऐसे ऐसे हैं कि 1.5-2 लाख रुपया, 2.5 लाख तक भी कमाते हैं। 5000 अपना चार्ज रखे हुए हैं, 2 जगह जाते हैं, मतलब स्टाफ रखे हुए हैं शेड्यूल करने के लिए कि कब कहाँ पर जाना है, कौन सा विवाद है, कैसा विवाद है, शेड्यूल करने के लिए आदमी रखना पड़ जाएगा। ऐसा भी भविष्य में हो सकता है, तो अलग बात है, लेकिन पैसा अर्निंग कर सकते हैं। जितना सरकारी अमीन में कमाएंगे उससे कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं, बस आपके मेहनत, क्योंकि भाई आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपके जो कार्य होगा उस पर सबकी नज़र होगी, ठीक है। उसको बेहतर कीजिएगा तो सब कुछ हो जाएगा, सिंपल सी बात। चलिए दोस्तों, तो ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। किसके ऊपर? सिलेबस, कि भाई इस अमीन के कोर्स में क्या सिलेबस है, क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं जानते हैं तो समझिए कि आप अधूरे हैं। आपको दिल्ली से जाना है मुंबई, तो आप सारा कुछ जो है सो सोचते हैं कि भाई क्या से जाएंगे, पता चलता है कि आप ट्रेन से जाएंगे। अब ट्रेन से कौन वाला ट्रेन से जाएंगे, कितना बजे निकलती है, कौन से स्टेशन से, ये पता करेंगे, कितना बजे छोड़ेगी, सारा डिटेल आप पता करते हैं, तब आप मुंबई जाते हैं। ऐसा नहीं ना कि मुंबई जाना है बस तुरंत प्लानिंग बना, तुरंत कपड़ा पहने, डालें बैग में, सब कुछ निकल पड़े, ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, मोबाइल में सर्च मारते हैं, तब जा करके जो है आप काम करते हैं। तो उसी तरह से आप जिस कोर्स में ज्वाइन हैं या किसी भी तरह का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस तो जानना ही पड़ेगा कि भाई
हम कैसे कैसी चीज़ों को हम समझेंगे, किस किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या इसमें पढ़ना है, ये सारी जानकारी होना चाहिए, तभी आपको जो है सुगम लगेगा, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कि आप कहाँ हैं, नहीं है, क्या हो रहा है, नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। सिलेबस का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और सिलेबस के अनुसार चलना भी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं ना, तो उस गवर्नमेंट जॉब का जो भी कैटेगरी का आप तैयारी कर रहे हैं उसका सही ढंग से सिलेबस पता होना चाहिए और उसके आधार पर काम कीजिए, चांसेस बढ़ जाता है। आप पूरा समुद्र में आप तैरते रह जाएंगे, आपको पहुंचना है अमेरिका, आप सोच रहे हैं कि समुद्र में चलिए तैरते हैं, खूब तैरेंगे, नाव से घूमेंगे, हो सकता है कि अमेरिका पहुंच भी जाएं, हो सकता है कि आप युगांडा पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए छोड़िए इधर उधर की बातें, आते हैं सिलेबस के ऊपर। दोस्तों, विशेष रूप से देखा जाए तो अभी 6 विषय हैं, ठीक है, 6 विषय कहिए, और 500 अंक का पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है किश्तवाड़। किश्तवाड़ हम अभी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, किसके ऊपर? विषय के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। किश्तवाड़, अब किश्तवाड़ है क्या? एक्चुअली ये सर्वे का पहला चरण है, जमीन के सर्वे का पहला चरण है, जिसमें क्या होता है, जमीन का सही ढंग से नापी जोखी करके किसी खास पैमाना पर एक अर्थपूर्ण नक्शा तैयार किया जाता है। मान के चलिए कि एक गांव है, इस गांव में बहुत व्यक्ति का जो है बहुत सारा प्लॉट है, ठीक है, बहुत सारा प्लॉट है, कहीं पर कुआं है तो कहीं पर जो है मंदिर है, तो कहीं पर जो है मस्जिद है, कहीं पर जो है क्या बोलते हैं शमशान घाट है, कहीं पर जो है आपका 3 सीमानी है, कहीं पर 4 सीमानी है, ठीक है, या कहीं पर मेड़ है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ज़मीन है ही, केवल ज़मीन का ही नहीं, सर्वे के समय केवल ज़मीन, केवल प्लॉट का ही नापी नहीं होता है भाई, ज़मीन पर जो जो चीज़ें मौजूद है उसको भी नक्शा में दर्शाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना, कहाँ पर नाला है, किधर नदी है, कहाँ तालाब है, सारी चीज़ें दर्शाई जाती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ज़मीन का सही ढंग से नापी जोखी करके किसी खास पैमाना पर एक नक्शा तैयार किया जाए, तो जो पूरा प्रक्रिया होगा नक्शा तैयार करने का, वो कहलाएगा आपका किश्तवाड़। ये सर्वे का पहला चरण है, ठीक है। इसमें अमीन जो है पूरा, अगर किसी गांव में सर्वे करने के लिए मिला है तो अमीन हैं और भी अधिकारी हैं, सब घूमेंगे उस गांव के सरहद में, ठीक है, देखेंगे वहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे, जो समझदार लोग होंगे, जो मुखिया सरपंच होंगे, उनको भी लेकर के घूमेंगे, बहुत कुछ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाई जिस गांव में सर्वे होने वाला है ज़रूरी नहीं है कि वहीं का अमीन हो, दूसरे जगह से अमीन आएंगे तो उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो समझने के लिए वो जो है बड़ी बुजुर्गों का हेल्प लेते हैं। तो उसके बाद जब समझ जाएंगे तभी काम जो है शुरू होता है, नक्शा बनता है पैमाना पर, स्केल पर। अब स्केल क्या है बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़मीन बहुत बड़ा होता है, उस ज़मीन को एक छोटा सा कागज़ में दर्शाना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में पैमाना लेकर के चला जाता है, जो बाद में हम बताएंगे, चिंता आपको नहीं करना है। तो ये हो गया आपका किश्तवाड़, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, इसमें जो है 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक के प्रश्न रहेंगे। और नक्शा जो है चेन सर्वे से तैयार हो सकता है, प्लेन टेबल सर्वे से हो सकता है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे से हो सकता है, तो सारे भाई किस किस से हो सकता है, वो सारे सवाल जो है यहाँ पर किश्तवाड़ विषय में पूछे जाएंगे, जो पढ़ने पर जब पढ़ाएंगे तो समझ में आपको आएगा और भी बारीकी से। चलिए, दूसरा है आपका खानापुरी। खानापुरी, कई लोग उसको जो है खाने वाला पूरी सब्जी समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। खानापुरी का मतलब होता है, अगर किश्तवाड़ में नक्शा तैयार हुआ है, किश्तवाड़ में नक्शा तैयार हुआ है, तो भाई जो भी प्लॉट है उसका नामकरण करना, मतलब प्लॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह करके प्लॉट का नंबरिंग करना हो गया, खतियान तैयार करना, पर्चा तैयार करना, खेसरा फॉर्म भरना, बहुत सारे फॉर्म होते हैं उसको भरना, ताकि जो है एक रिकॉर्ड के रूप में काम करे। तो वो सब काम जो है खानापुरी के अंतर्गत होता है। खाना का मतलब होता है खाली स्थान, खाली बॉक्स, और पूरी का मतलब भरना, भरा जाता है, प्लॉट नंबर भरा जाता है, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, सरकारी फॉर्म, उसको भरा जाता है, खतियान बनाया जाता है, यानी ज़मीन संबंधी कागजात बनाए जाते हैं कुल मिलाकर के। और इससे जो है 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके,
तीसरा नंबर में आता है चकबंदी। चकबंदी भी एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसके फायदे आप जानेंगे तो फिर कहेंगे कि हाँ फायदा है इससे। यानी आप देखते हैं कि जनरेशन बाय जनरेशन ज़मीन का जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। एक समय में ज़मीन था इतना बड़ा, अब इसमें हो गया 2 भाग, 2 बेटे थे तो 2 भाग हुआ, 1 भाग इधर 1 भाग इधर। अब इसके हो गए 3 बेटे तो यहाँ पर 3 भाग हो जाएगा। देखिए कैसे छोटा हो रहा है। फिर जो 3 बेटे हैं उसका भी हो गया 4 बेटा, तो ऐसे कंडीशन में 1 2 3 4 भाग हो गया। देखिए कितना, पहले एक आदमी के नाम से था इतना बड़ा ज़मीन, अब देखिए कि अभी के समय में कितना छोटा एक व्यक्ति को पड़ रहा है। तो ज़मीन हो जा रहा है छोटा छोटा, ठीक है, इतना छोटा। हो सकता है कि वही व्यक्ति का और इधर ज़मीन हो, यहाँ पर भी इतना छोटा हो, और भी इधर हो सकता है कि यहाँ भी एक छोटा ज़मीन हो। तो छोटा छोटा बहुत जगह ज़मीन है, उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है, एक जगह करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। जो एक ही व्यक्ति, मान के चलिए यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति है जिसका ज़मीन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3-4 जगह है, तो इसको 3-4 जगह काम करना पड़ेगा। और छोटा छोटा ज़मीन है, मेहनत ज़्यादा है, उसका परिणाम कम मिलेगा। वैसे कंडीशन में एक प्रक्रिया होता है कि भाई सबको एक जगह कर दिया जाए। अब चूंकि ज़मीन है तो भाई एक जगह से दूसरी जगह तो शिफ्ट होगा नहीं, यहाँ गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, जिस जगह पर है वो तो टिका हुआ है। तो यहाँ पर एक्सचेंज होता है, मतलब यहाँ पर जिसका ज़मीन होगा अगर उस व्यक्ति का जो है इधर ज़मीन होगा तो ए को मिल जाएगा, फिर यहाँ वाला जो ए वाला है ज़मीन वो उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से अदला बदली करके एक जगह ज़मीन करने का प्रयास किया जाता है। तो होता है चकबंदी। चक मतलब होता है ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा, और बंदी का मतलब होता है घेरा करना, यानी छोटे छोटे चक को, छोटे छोटे खेत को एक बड़ा टुकड़ा में, बड़ा खेत में परिवर्तित करना चकबंदी कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ताकि जो है वहाँ पर सही ढंग से जो है खेत जब बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर आधुनिक तरीक़ा से फसल किया जाएगा, औसत जो लागत होती है वो भी कम लगेगी, ठीक है, क्योंकि खेत बड़ा रहेगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा, आदमी को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, बहुत सारे फायदे हैं। चलिए खैर, ये है चकबंदी। तो चकबंदी में क्या होता है दोस्तों, चकबंदी में 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी 50 अंक के। अगर आप अमीन के कोर्स में जुड़े हुए हैं और गणित का सही जानकारी आपके पास नहीं है, गणित से आप डरते हैं, तो फिर दिक्कत वाली बात है। गणित से तो आपको डरना नहीं है, अगर डर लगता है तो उस डर को दूर करना है, ठीक है। आपको जो है कैलकुलेशन करना आना चाहिए, हमेशा कैलकुलेटर का यूज़ ना करें तो बेहतर होगा। जब काम करने लगेगा उसमें कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, लेकिन जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें कैलकुलेटर तो आपको कतई यूज़ नहीं करना चाहिए। जो भी काम है अपने से कीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है, उससे नॉलेज में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, गणित। गणित में आपको जो है मैथमेटिक्स में जैसे कि मेंसुरेशन हो गया, क्षेत्रमिति, ये तो आपको पढ़ना ही है, जिसमें क्षेत्रफल वगैरह, परिमाप वगैरह ये सब जाना जाता है। टेढ़े मेढ़े प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बंटवारा कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हो गई। साथ में वुड मास के आधार पर भाई कैलकुलेशन किस प्रकार होगा, ये सब भी छोटा मोटा जो जानकारी है ये भी होना चाहिए। तो ये गणित हो गया, ठीक है। और इसमें जो है 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 अंक के प्रश्न। तो सबसे पहले जो है ना, इस कोर्स में हम आपको गणित ही पढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम चलेंगे किश्तवाड़ वगैरह पर, क्योंकि जब तक आपके पास गणित का जानकारी नहीं रहेगा, मैथमेटिक्स का जानकारी नहीं रहेगा, तो आप पैमाना के आधार पर नक्शा कैसे बनाएंगे, दिक्कतें होंगी। इसीलिए गणित ही आपको पहले सिखाया जाएगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो ये चौथा नंबर क्या चीज़ है, गणित। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं 5वां नंबर पर। 5वां नंबर जो कि है सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान से भी 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। जो भी बातें हो रही है फाइनल एग्जाम को लेकर के हो रही है, ठीक है, 100 अंक के प्रश्न। अब सामान्य ज्ञान से क्या आएगा, जैसे 9वां 10वां का जो ज्योग्राफी है उसको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए आपको, ठीक है, ज्योग्राफी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि भाई ज़मीन संबंधी आप काम करने वाले हैं, तो ज्योग्राफी यानी भूगोल के विषय में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि भाई भारत का क्या स्थिति है, किधर मैदानी इलाका है, किधर पठारी इलाका है, किधर पहाड़ है, क्या है नहीं है, कितना प्रतिशत जंगल है, ये सारी जानकारी होना चाहिए। खेल खिलाड़ी का जानकारी होना चाहिए, कुछ महापुरुष हैं उनका जानकारी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आती है, ठीक है। विशेष रूप से ज्योग्राफी हो गया आपका, तो 100 अंक क्या होता है, ठीक है। 6ठा नंबर में आपका हो गया फील्ड बुक, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी जो है 100 अंक का होता है।
फील्ड बुक। देखिए नक्शा डायरेक्ट तैयार नहीं होता है, अगर आप चेन सर्वे कर रहे हैं तो डायरेक्ट नक्शा तैयार नहीं होगा, फील्ड बुक तैयार करना पड़ता है। फील्ड बुक को हिंदी में हम लोग क्षेत्र पुस्तिका कहते हैं, यानी जो आप फील्ड में काम करेंगे उसको नोट करना पड़ता है, बाद में जाकर के जो है डेरा में जाकर के आराम से नक्शा तैयार किया जाता है। तो ये प्रक्रिया होता है नक्शा तैयार करने का। हालांकि प्लेन टेबल सर्वे में जो है आप नक्शा और सर्वेक्षण साथ साथ में होता है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, चिंता आपको नहीं करना है, ठीक है, तो अलग बात है। लेकिन फील्ड बुक अगर आप तैयार करते हैं, जैसे चेन सर्वे से, जिसमें कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, रिविजनल सर्वे हुआ है, तो उसमें चेन सर्वे से ही हुआ है, तो उसमें फील्ड बुक तैयार करना पड़ता है। फील्ड में जो काम हो रहा है उसका फील्ड बुक तैयार किया जाता है। फील्ड बुक कैसे तैयार होता है, नहीं होता है, सारी चीज़ बताएंगे। ये अपने आप में एक चैप्टर है, मतलब विषय है, तो बारीकी से चर्चा तो होगा ही होगा। तो फील्ड बुक तैयार होने के बाद फिर नक्शा तैयार होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल विषय हुए। अगर कुल अंक देखा जाए, कुल अंक, तो यहाँ पर 100, 100, 200 और इधर 300, तो कुल हो गया यहाँ पर 500 अंक। कुल 500 अंक के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में। वही 2025, अगर आप 2024-25 सेशन में ज्वाइन हैं तो फरवरी के आसपास एग्जाम होगा 25 में, तो उसमें 500 अंक के सवाल। हो सकता है कि सिलेबस चेंज करने की बात चल रही है, हो सकता है कुछ परिवर्तन होवे, लेकिन उम्मीद है कि यही रहेगा, लेकिन परिवर्तन हो भी सकता है, ऐसा आप नहीं सोचिएगा, ठीक है। तो होगा तो बता दिया जाएगा, नहीं तो बाकी बात तो ये तो है ही। तो कुल 500 अंक के जो हैं प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको समझ करके चलना है। जिसमें 300 अंक लाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन माने जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो है ना, हम आपको गणित पढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला काम गणित का होगा। गणित आपको पढ़ाएंगे, पूरा मैथमेटिकली आपको स्ट्रोंग करने का प्रयास करेंगे। जब स्ट्रोंग हो जाएंगे तो ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं रह जाता है, ये सब ऑटोमेटिकली होने लगेगा। क्योंकि अमीन अगर आपको बनना है ना, तो मैथमेटिक्स से आपको भागना नहीं पड़ेगा, उससे लड़ना होगा। क्योंकि भाई बहुत जगह पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह होते हैं, वहाँ पर आपको बंटवारा करना है, नापी करना है, बहुत विवादित जगह है। तो वैसे कंडीशन में गणित वगैरह अगर अच्छा रहता है तो आप अच्छा ढंग से उस जगह से निकल सकते हैं। क्योंकि प्रकृति को समझने का एक भाषा है, वो है गणित। और आप प्रकृति में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आप गणित की जानकारी नहीं रहेगा तो दिक्कत है ना, सिंपल सी बात है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों का ये सोच होगा कि भाई इस कोर्स में हम कौन कौन सा सर्वे पढ़ेंगे, जानेंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों कि चेन सर्वे तो फाइनल है, यानी जो गांव घर में या शहर में जो फीता से, जरीब से जो नापी होता है चेन से, उसको तो आप सीख जाइएगा। वो तो एकदम छोटा चीज़ है, उसको तो आप सीख ही जाइएगा और उसी से आप बहुत बार काम कीजिएगा, ये तो फिक्स है। दूसरी बात कि यहाँ पर प्रिंटेबल सर्वे भी सिखाया जाता है, पूरा बारीकी से थ्योरी पढ़ाया जाएगा, साथ में जो है प्रैक्टिकल कराया जाएगा, सब कुछ होगा। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे भी होगा। और इस बार अगर सौभाग्य हो हम सब का, तो आप लोग को जो है ETS यानी टोटल स्टेशन का भी जानकारी दिया जाएगा और उसका भी प्रैक्टिकल होगा। प्रबंध हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है, और पूरा प्रयास करेंगे। और 99% चांस है, सब कुछ बात वगैरह हो गया है, क्योंकि भाई टोटल स्टेशन का तो जानकारी हम आपको दे देंगे कि टोटल स्टेशन में ये होता है, वो होता है। अगर आपके पास टोटल स्टेशन रहता है तो आप काम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। अगर आप मोटरसाइकिल चलाने जानते हैं, छोटा सा मोटरसाइकिल, तो कोई भी मोटरसाइकिल आ जाएगा, बड़ा से बड़ा, उसको भी चला दीजिएगा। तो प्लेन टेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, ये सब सीख जाते हैं तो फिर टोटल स्टेशन कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यही सब काम को बस केवल वो छोटा किया है और कोई बात नहीं है। जैसे पहले डाक होता था ना, चिट्ठी जाती थी, हम लोग लिखते थे, तब जाता था, पहुंचता था, थोड़ा देर होता था, 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगता था। अब उस जगह पर फोन आ गया, मशीन आ गया, तो तुरंत बात हो जाता है। तो उसी तरह से ETS भी किया है, यानी जो काम आप प्लेन टेबल से करते हैं, जो प्रिज्मेटिक कंपास से करते हैं, वो काम जो है चंद सेकंड में जो है आपका टोटल स्टेशन कर देता है। तो बस केवल शॉर्ट किया है, बाकी बात कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो टोटल स्टेशन भी होगा, इस बात को भी आपको लेकर के चला, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ चांसेस 99% है, ठीक है। लेकिन हाँ बहुत जानकारी आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास वो टोटल स्टेशन रहेगा तो आप काम कर सकते हैं। लेंगे टोटल स्टेशन, चूँकि उसमें जो है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के आसपास का टोटल स्टेशन आता है, अच्छा वाला, ठीक है। 20 लाख का कम से कम लेना होगा, तो सोच रहे हैं कि भाई उसका 1-2 दिन का काम है तो क्यों लेने जाऊँ, उससे काम भी हम नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा ये लगता है कि क्यों फंसाने जाए पूंजी। लेकिन प्रैक्टिकल के समय हम वो भाड़ा पर मंगवा लेंगे, हो सकता है कि अपने से भी ले लें, अगर आप सबों का सपोर्ट और प्यार रहा तब। चलिए दोस्तों, खैर कोई बात नहीं।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप सीखने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत सारे संस्थान हैं, हम किसी को ये नहीं नाम नहीं लेना चाहेंगे, जहाँ पर केवल आपको चेन सर्विस सिखाया जाता है और छोड़ दिया जाता है। चेन सर्विस सिखा करके छोड़ दिया जाता है, बाकी बात आप कुछ भी करें उससे उसको मतलब नहीं है। जबकि भाई आपको आधुनिक तरीका से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर नोकिया वाला हाल हो जाएगा। नोकिया कंपनी का मोबाइल फ़ोन भाई पहले कितना प्रचलित था, लेकिन अब है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई जिस तरह से समय में परिवर्तन हुआ उसके आधार पर वो तुरंत परिवर्तन नहीं किया, कुछ लॉजिक नहीं लगाया, ठीक है, या जो कुछ भी हुआ तो वही हाल कहीं आपका भी ना हो जाए। इसलिए आधुनिक तरीका से कनेक्टेड रहना है। अगर अभी टोटल स्टेशन का ज़माना चल रहा है तो उसको भी सीख लेना है ताकि दिक्कत ना हो, और वो चीज़ हम यहाँ से कराने का प्रयास करेंगे, बस केवल आपको समय देना है। ठीक है, हर दिन अगर आप इस कोर्स में जुड़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, आप 1 घंटा का वीडियो देख लिए, 2 घंटा केवल अगर आप खुद से डेली मेहनत करते हैं ना तो सब कुछ हो जाएगा। डेली, ऐसा नहीं कि कल और परसों एब्सेंट हो गया, हम बोले कि 2 घंटा डेली मतलब करना है, तो आप बोलें कि चलो 3 दिन एब्सेंट होंगे, 3 दिन 6 घंटा एक ही दिन पढ़ लेते। नहीं, ऐसा आप खाना वाला समय में करते हैं क्या? मतलब 3-4 दिन भूखे हैं तो 3-4 दिन वाला खाना एक ही बार खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। जितना पेट में लेता है उतना ही खाते हैं। तो उसी पढ़ाई में भी होता है, पढ़ाई भी धीरे धीरे होता है। इसीलिए डेली वाला चीज़ जो है अच्छा रहेगा, समझे ना। आपको 3-4 दिन के लिए कहीं जाना है, सोचेंगे कि भाई एक ही दिन आज पूरा हुमच के खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, आपको रेगुलर रहना होगा, मेहनत करना होगा। अगर 3-4 घंटा अगर समय देते हैं इसमें काफ़ी है ना। बाकी बात, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उधर करते रहिए, उधर भरपूर मेहनत कीजिए, इधर आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, ये 2-3-4 घंटा वाली चीज़ें हैं, अपने हिसाब से देख लीजिए। कुछ कमज़ोर लोग होंगे तो उनको 5-6 घंटा भी देना पड़ सकता है, 8 घंटा भी देना पड़ सकता है, लेकिन 3 घंटा 4 घंटा काफ़ी है जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। ठीक है, और रिवीजन करते रहना है, रेगुलर करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। टेस्ट वगैरह भी होंगे तो टेस्ट वगैरह का भी प्रिपरेशन करना है, वो सब सूचना आपको दी जाएगी, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इस वीडियो में, और हर बातें लगभग आपको समझ में आई होगी कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, इस कोर्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये सब भी बातें मोटा मोटी समझ में आया होगा। हम जो बनने जा रहे हैं उसमें क्या फ़ायदा है, ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी बात ये इंट्रोडक्शन टाइप का था, बहुत कुछ तो सीखना बचा हुआ है। अभी तो भाई पार्टी शुरू भी नहीं हुआ है, अभी नाश्ता भी नहीं मिला है। ठीक है, नाश्ता मिलेगा, पार्टी शुरू होगा तब ना, उसके बाद देखिएगा। बस केवल हम यही कहेंगे, मेहनत करते रहिए, रेगुलर रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से चलिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी मान के चलिए कि हम छुट्टी कर दिए कि भाई 2 दिन क्लास नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं समझना है कि भाई क्लास क्यों नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे वाला पढ़िए, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, कितनों अगर हम धीरे धीरे चलेंगे फिर भी सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, इतना छोटा सिलेबस है तो उतना आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन रेगुलर क्लास होगा, पूरा प्रयास किया जाएगा। कभी कभी छुट्टी आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, त्यौहार वगैरह का तो देना ही पड़ेगा भाई। इमरजेंसी छुट्टी अगर हमारे लिए होगा कभी बाय द वे तो लेना ही पड़ेगा। अभी फ़िलहाल भाई बहन का मैरिज भी है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा 3-4 दिन का ये हो सकता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम कमेंट कर देंगे कि इतना दिन तक जो है 3-4 दिन तक या 5 दिन तक जो भी होगा उसका छुट्टी ले लेंगे, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आप हर चीज़ें समझ गए होंगे, अगर कुछ चीज़ें बची होंगी तो उसको हम इंट्रोडक्शन में तो फिर बाद में उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इतना ही मैं अभी काफ़ी समझता हूँ। ठीक है, बस केवल आप पढ़ते रहिए। ठीक है, कोर्स में जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, हो सके तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अच्छा रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।